गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे संपर्क किया ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आज ये कोरोना के जमाने में विद्यार्थियों को एक साथ बुला करके पढ़ाना, हमको लगता है कि कोरोना को आमंत्रित करना होगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक नया तरीका शुरू किया है कि जो विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को, वो मेरे साथ जुड़े। और आज मैं आपके वॉइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसे विद्यार्थी अगर ध्यान से सुनेंगे तो वॉइस जो उनके परीक्षा का अभिन्न अंग है, और इससे क्वेश्चन प्रायः शुरू से ही 7वीं 8वीं कक्षा से ही आने शुरू हो जाते हैं, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम नौकरी के लिए परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन के रूप में आपको प्रस्तुत है ये चैप्टर वॉइस। इसे हिंदी में वाच्य कहा जाता है, और इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं कि किसी वाक्य के जिस रूप से उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्रधानता सिद्ध होती है उसे वॉइस कहा जाता है। ये है वॉइस यानी वाच्य की परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता और कर्म कहते हैं, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। तीसरी भूमिका वर्ब की होती है, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। तो जब हमारा जोर सब्जेक्ट पर होता है यानी कर्ता पर होता है, उसे हम पहले लिखते हैं, तो ये वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है, जिसे कर्तृवाची कहते हैं। और जब हमारा जोर कर्म पर होता है यानी कर्म को हम शुरू में लिखते हैं, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस का वाक्य कहता है, जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। पैसिव को हिंदी में निष्क्रिय के नाम से जाना जाता है। एक्टिव में सक्रिय और पैसिव का निष्क्रिय होता है। तो ये हिंदी में भी निष्क्रियता और सक्रियता के आधार पर आप वॉइस का विभाजन कर सकते हैं, वाच्य का विभाजन कर सकते हैं। कि जब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभाता है, सब्जेक्ट सक्रिय होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, तो उसे एक्टिव वॉइस का वाक्य कहा जाता है। और जब ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट पर होता है, तो हम पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। यानी परिभाषा के आधार पर हमने वॉइस को दो भागों में बांटा है, जिसे क्रमशः एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। और इसकी भी आप एक लाइन में चाहें तो परिभाषा दे सकते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है वह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। जैसे एक सेंटेंस आप कोई भी ले सकते हैं कि वी ईट मैंगो। एक सेंटेंस है वी ईट मैंगो, कि हम आम खाते हैं। यहां आम कौन खाता है उस पर जोर, यानी हम पर जोर। वी ईट मैंगो यानी सब्जेक्ट की प्रधानता है। इस वाक्य में वी सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, और ईट वर्ब है। और इसी वाक्य को हम पैसिव में लिखें तो मैंगो इज ईटन बाय अस, यानी हम ऑब्जेक्ट को पहले लाए और सब्जेक्ट को अंत में ले, यानी हमने ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी, तो ये वाक्य पैसिव है। और बच्चों, अब इसके बाद जो है बात प्रारंभ होती है कि हम एक्टिव के वाक्य को पैसिव में बदले कैसे। ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कभी तो एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको पैसिव में बदलना होता है, और कभी कभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव में बदलने के लिए भी पूछा जाता है। लेकिन 9 आउट ऑफ 10 केसेज में आप देखेंगे कि एक्टिव को ही पैसिव में बदलने के लिए पूछा जाता है। तो हम ये विधि तो जो है, जो एक्टिव को पैसिव में करने की, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, जिसको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम पहले सभी नियमों का अध्ययन कर लें
और उसके बाद सेंटेंस को बदलना सीखें तो ये इंडक्टिव मेथड करते हैं। और पहले ही हम एग्जाम्पल ले लें, जैसा कि हमने सेंटेंस आपके सामने रखा था, वी ईट मैंगो, और उसको पैसिव में बदला था मैंगो ईटेन बाय अस। तो ये दोनों वाक्यों में अंतर को रेखांकित किया जाए कि क्या अंतर है और उसके आधार पर नियम बनाए जाए। ये नियम आप खुद बना सकते हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। हमारे यहाँ परंपरा ट्रेडिशन तो यही है कि इंडक्टिव मेथड को ही ज्यादा किया जाता है, यानी पहले नियमों को बता करके और उसके आधार पर प्रश्नों का हल किया जाता है। तो बेटा ये 4 जो जनरल नियम है एक्टिव को पैसिव चेंज करने के लिए, ये सबके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हर विद्यार्थी को ये 4 नियम याद रखना अत्यंत आवश्यक होता है यदि वह एक्टिव के वाक्य को पैसिव में सही तरीका से बदलना चाहता है। तो इनमें से एक भी नियम यदि आपको याद नहीं है तो जो भी आप एक्टिव के वाक्य को पैसिव में चेंज करेंगे आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो पहले इन 4 नियमों के विषय में आप सुन लें और इसे लिख लें विद्यार्थी सुन करके कि पहला नियम यह है कि जब भी कोई वाक्य आपको एक्टिव का मिलता है उसको पैसिव में चेंज करना है तो उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना आवश्यक है। जैसा कि आप पहले वाक्य में देखे ईट मैंगो, यहां भी सब्जेक्ट है, फिर पैसिव में आकर के ऑब्जेक्ट हो गया है, अस हो गया है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है, वो पहले सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। तो कोई भी वाक्य आपको मिलता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए, पहले नियम कहता है। दूसरा नियम कि आपको केस परिवर्तन करना होता है, यानी कारक, और वो भी प्रोनाउन करता है, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें भी कुछ पहले ही नियम का हम पालन करते हैं कि यदि एक्टिव में आपको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन मिला है, यानी कर्ता कारक का प्रोनाउन मिला है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आई होता है, वी होता है, दे, ही, सी, इस तरह से नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं। तो इनको तो आपको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में बदलना होता है, और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं उन्हें नॉमिनेटिव केस से बदलना होता है। और आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि सभी प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं, जो 4-5 प्रोनाउन है उन्हीं को बदलते हैं। जैसे आपको एक्टिव में आई मिलता है तो इसे पैसिव में मी कर देते हैं, वी को अस कर देते हैं, ही को हिम कर देते हैं, सी को घर कर देते हैं, और दे को देम कर देते हैं। यही प्रोनाउन बदलते हैं। बाकी प्रोनाउन जैसे माई है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, तो इस तरह के प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता है। और उसके बाद जैसा कि आपने पहले ही वाक्य देखा कि हमने वी को अस में बदला था, यानी मैंगो को मैंगो ईटन बाय अस में किया। तो जिन प्रोनाउन का मैंने नाम रखा है उन्हीं में परिवर्तन होता है, बाकी प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है बेटा कि जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो पैसिव के प्रत्येक वाक्य में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब को हम 5 फॉर्म में लिखते हैं। एक वर्ब का एग्जाम्पल आप लीजिए। अमूमन बच्चों को 3 ही फॉर्म याद होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, इसी वर्ब को 5 फॉर्म में लिखा जाता है। और पहले का नाम जैसा आप जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरे का नाम पास्ट फॉर्म है, तीसरे का नाम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, चौथे का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और 5वें का नाम है प्रेजेंट सिंपल विद थर्ड पर्सन सिंपल। यानी 5वें फॉर्म का प्रयोग हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और ये वर्ब का एस या एस फॉर्म होता है। यानी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम वर्ब में, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वर्ब का एग्जाम्पल दिया कि गो पहला फॉर्म हुआ, वेंट दूसरा फॉर्म हुआ, गोन तीसरा फॉर्म हुआ, गोइंग चौथा फॉर्म हुआ, और गोज 5वां फॉर्म। तो इस तरह से आप चौथा और 5वां फॉर्म किसी वर्ब का अपने से बना सकते हैं। आईएनजी लगा देते हैं तो चौथा फॉर्म होता है, और आवश्यकता अनुसार एस या एस लगा देते हैं तो वह 5वां। तो आपको पैसिव वॉइस के प्रत्येक वाक्य में वर्ब से थर्ड फॉर्म का। अब चौथा और अंतिम नियम ये है कि सामान्यतः प्रत्येक पैसिव के सब्जेक्ट पर,
सब्जेक्ट को हम लास्ट पढ़ते हैं, उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। कभी कभी आवश्यकता अनुसार इन का, एट का, इनटू का या टू का भी प्रयोग करते हैं। ये सर्टेन वर्ब के साथ होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आई नो हिम, ये नो, मैं उन्हें जानता। तो नो के बाद बेटा जब इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो नोन के बाद बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ही इज नोन टू मी, आई नो हिम का पैसिव होगा ही इज नोन टू मी। तो इस तरह से ये 4 सामान्य नियम हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है अगर आप एक्टिव को पैसिव में सही तरीके से बदलना चाहते हैं। तो इनमें से 4 में से एक भी नियम अगर आप भूल गए तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये आ रहा एक्टिव और पैसिव का इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में हम प्रत्येक टेंस के एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए